अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम नवाज़ है और मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझता हूँ कि मुझे यूरोप में आने का मौका मिला और आज मैं सिस्टम और सोसाइटी का हिस्सा हूँ। मैं इस वीडियो के थ्रू स्टूडेंट्स को गाइड करना चाहूँगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स एशिया में स्ट्रगल कर रहे हैं फॉर द बेटर फ्यूचर। मैं उन स्टूडेंट्स को गाइड करना चाहूँगा कि उन्हें नॉर्वे क्वालिटी एजुकेशन के लिए आना चाहिए और यहाँ पे आकर अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर करना चाहिए। मास्टर डिग्री कंप्लीट करने के बाद आपके लिए होम कंट्रीज़ में भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होंगी और आप बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ नॉर्वे में भी एक्सप्लोर कर सकेंगे। और अगर लकीली आपने वेरी गुड ग्रेड्स अचीव कर लिए तो आपके लिए बहुत सारे चांसेस होंगे कि आपको पीएचडी ऑफर हो जाए। नॉर्वे की सबसे अच्छी बात यह है कि आप नेचर के बहुत करीब होंगे। यहाँ माउंटेन, समुंदर और ग्रीनरी बहुत नज़दीक है और आप इजीली इंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही मल्टी कल्चरल कंट्री है, क्राइम रेट बहुत कम है, लोग बहुत पोलाइट हैं और यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन बहुत कम है। अब हम स्टडी नॉर्वे के बारे में कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट पोर्शन में हम रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की बात करेंगे। नॉर्मली हर साल अक्टूबर से दिसंबर में एडमिशन पोर्टल ओपन होता है जिस पे आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करनी होती है, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स अटैच करने होते हैं और बहुत सिंपल प्रोसेस है, आपको जस्ट सब कुछ ऑनलाइन अप्लाई करना होता है। अगर आपने पाकिस्तान या इंडिया से 16 इयर्स की एजुकेशन कंप्लीट कर ली है और आप यहाँ पे मास्टर के लिए आना चाहते हैं तो आपकी प्रीवियस स्टडीज़ में नॉर्वेजियन सी ग्रेड होना चाहिए जो कि पाकिस्तान इंडिया के 60% के इक्वलेंट होता है। तो अगर आपके 60% से ऊपर मार्क्स हैं तो आपको अप्लाई करना चाहिए। इवन मैं ये कहता हूँ कि अगर आपके 60% से नीचे भी मार्क्स हैं तो आपको फिर भी अप्लाई करना चाहिए क्योंकि यहाँ पे अप्लाई करने के कोई चार्जेस नहीं है, कोई फ़ीस नहीं है, तो आपको अप्लाई करना चाहिए। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि कैसे स्टार्ट करें, तो मैं सजेस्ट करूँगा सबसे पहले आप स्टडी इन norway.no पे जाएँ, अपने रेलिवेंट प्रोग्राम देखें, अपने रेलिवेंट प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट्स देखें कि किन रिक्वायरमेंट्स को आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो आप पहले शॉर्टलिस्ट करें अपने प्रोग्राम, चाहे आप एक्सेल में शीट बना लें, चाहे आप मैनुअल शीट बना लें, आप एक ब्रीफ ओवरव्यू बना लें कि ये प्रोग्राम है जो कि आपसे रेलिवेंट है और ये मेन रिक्वायरमेंट्स है जो आपको फुलफिल करनी है, ताकि आप उन रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिहाज से फिर आगे वर्किंग स्टार्ट कर दें। यहाँ पे जो एप्लीकेशन पोर्टल है उसे हम कहते हैं सुकनाद वेब। उस पर आप जाएं, हर एप्लीकेशन की अलग आप एप्लीकेशन फिल करें और बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन आप फिल कर सकते हैं, देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन। सो आपको मैक्सिमम अप्लाई करनी चाहिए क्योंकि कंपटीशन होता है, तो मे भी आपको किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिले और किसी में ना मिले, तो आप मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करें और अपने चांसेस को इंक्रीज़ करें। और अगर आपने अपने होम कंट्री से एमफिल कंप्लीट किया और अपने कंट्री से आप पीएचडी ढूंढ रहे हैं और आपको पीएचडी हासिल करने में मुश्किल हो रही है, तो फिर भी मैं सजेस्ट करूँगा कि आपको मास्टर पे यहाँ पर आ जाना चाहिए और किसी टीचर के साथ अटैच होना चाहिए, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपको पीएचडी की ऑफ़र हो जाए। इसलिए आपको कोशिश करनी चाहिए किसी भी तरीके से पाकिस्तान या इंडिया या जो भी आपका होम कंट्री उससे बाहर निकलेंगे तो अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए एक्सप्लोर होने में आसानी होगी। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स मुझे व्हाट्सएप पर और फेसबुक पर अप्रोच करते हैं और ये क्वेश्चन पूछते हैं क्या हम बैचलर के लिए नॉर्वे आ सकते हैं। तो मैं उन्हें रिकमेंड करना चाहूँगा कि अगर आप बैचलर के लिए बाहर निकलना चाहते हैं या बैचलर एजुकेशन फॉरेन कंट्री से हासिल करना चाहते हैं तो आपको स्वीडन या फिनलैंड जाना चाहिए। नॉर्वे में बैचलर में एडमिशन तो हो जाता है लेकिन तमाम बैचलर एक्सेप्ट इंग्लिश नॉर्वेजियन लैंग्वेज में होते हैं, जिसकी वजह से आपको वीज़ा मिलने के चांसेस बहुत कम है। इसलिए अगर आप बैचलर करना चाहते हैं तो आप नॉर्वे को प्रेफर ना करें और कोशिश करें कि 16 इयर्स की एजुकेशन अपने पाकिस्तान या एशिया के दूसरे कंट्री से जहाँ से भी आप बिलोंग करते हैं वहाँ से अच्छे ग्रेड से अचीव करें। अगर आपका एडमिशन नॉर्वे की किसी यूनिवर्सिटी में हो गया आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 16 इयर्स एजुकेशन इन होम कंट्री तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपका वीज़ा लग जाए। इसलिए बेहतर है कि आप 16 इयर्स की एजुकेशन विद गुड ग्रेड्स अपने ही होम कंट्री से कंप्लीट करें और उसके बाद अप्लाई करें। अब हम इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को इन डिटेल डिस्कस करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपने अपनी सारी डिग्रीज मैट्रिक या 10th ग्रेड से ऑनवर्ड सब डिग्रीज और ट्रांसक्रिप्ट अटेस्टेड होने चाहिए और तमाम सब्जेक्ट की डिटेल होनी चाहिए जो जो आपने प्रीवियस एजुकेशन में पढ़े हैं, क्योंकि एडमिशन ऑफिस आपकी पिछली डिग्रीज की जो रिक्वायरमेंट है उससे मैच करेगा अपनी रिक्वायरमेंट्स। तो अगर आपने पीछे वो सब्जेक्ट सारे पढ़े हुए हैं और जितने उनको क्रेडिट्स रिक्वायर्ड उतने आपने पढ़े तभी आपको एडमिशन मिलेगा। और सबसे स्पेसिफिक ये है कि आपने हर सब्जेक्ट की स्पेसिफिकेशन के मुताबिक रिक्वायरमेंट भी पूरी करनी है। जैसे कि अगर एमएससी बिजनेस में आप एडमिशन अप्लाई कर रहे हैं और अगर यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट है कि आपने 15 ECTS मैथमेटिक्स के और 15 ECTS स्टैटिस्टिक के कंप्लीट किए हुए हैं, तो आपको अपनी डिग्री में देखना चाहिए, अपने ट्रांसक्रिप्ट में देखना चाहिए कि क्या आपके वो
रिक्वायर्ड क्रेडिट ऑर्ड्स कंप्लीट हैं तभी आपको एडमिशन ऑफिस आपको एडमिशन देगा। कुछ लोग पूछते हैं कि ECTS क्या है, तो मैं जनरली कहना चाहूँगा कि जितने आपने एक सब्जेक्ट के क्रेडिट आवर्स पढ़े हुए हैं उसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो उतने इक्वलेंट हो जाएंगे ECTS के। लेकिन ये जनरल रूल सब पे अप्लाई नहीं हो सकता, आप गूगल कर सकते हैं और डिटेल अपनी डिग्री के लिहाज से भी स्टडी कर सकते हैं। फिर कुछ यूनिवर्सिटीज़ की फर्दर रिक्वायरमेंट भी होती है, जैसे कि यूनिवर्सिटी ऑफ आगदर और नू यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट ये भी है कि वो कहते हैं कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की एक टेस्टेड कॉपी भी अटैच करवा कर उनको डिस्पैच की जाए। तो ये भी रिक्वायरमेंट आपको पूरी करनी चाहिए, अदरवाइज एडमिशन नहीं होगा। जी नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी प्रूफ, जिसे हम आइल्स और टोफल भी कह सकते हैं। मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ की जो रिक्वायरमेंट है वो 6 to 7 वेरी कर सकती है, जैसे कि USN और यूनिवर्सिटी ऑफ आगदर की आइल्स की बैंड की रिक्वायरमेंट 6 है। तो अगर किसी का 6 है तो वो इन 2 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकता है। लेकिन अगर जो लोग आइल्स नहीं करना चाहते उनके लिए फिर स्वीडन और फिनलैंड में काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ की ऑप्शन हो सकती है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ लेटर ऑफ मोटिवेशन SOP और CV भी रिक्वायर करती हैं, तो हमें ये यूनिवर्सिटीज़ की रिक्वायरमेंट भी पूरी करनी चाहिए और हमें क्लियरली SOP में मेंशन करना चाहिए कि हाई क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो कि नॉर्वे में अवेलेबल है उसकी वजह से हमारे कैरियर को बहुत बूस्ट मिल सकता है और हमारे लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मज़ीद बढ़ सकती हैं। जी नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स की, कि आपको प्रूव करना होता है कि आपके पास सफिशिएंट फंड्स हैं। बेहतर है अगर आपका अपना अकाउंट है और आपके अपने अकाउंट्स में सफिशिएंट फंड्स हैं तो बहुत बेहतर है। लेकिन अगर आपके अपने अकाउंट में पैसे नहीं है तो किसी भी जानने वाले के अकाउंट में पैसे होने चाहिए और आप उससे स्पॉन्सर लेटर बनवा लें कि वो आपको सपोर्ट करेगा। तो ये रिक्वायरमेंट आप बहुत इजीली मैनेज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं स्टडी गैप और एक्सपीरियंस की। बहुत ज़्यादा लोग मुझे मिडल ईस्ट से जैसे कि फार्मासिस्ट और अकाउंटेंट अप्रोच करते हैं और वो कहते हैं कि उनको जॉब करते काफ़ी देर हो गई है, काफ़ी अरसा हो गया, क्या वो दोबारा स्टडी के लिए नॉर्वे या किसी भी नॉर्डिक कंट्रीज़ में आ सकते हैं? तो नॉर्वे में बिल्कुल वो स्टडी के लिए आ सकते हैं। यहाँ गैप मैटर नहीं करता, एज मैटर नहीं करती, आप किसी भी उम्र में पढ़ सकते हैं, ये बिल्कुल अलाउ करते हैं। इनफैक्ट मैं खुद 14 साल बैंक में काम करता रहा, उसके बाद मैं यहाँ पर स्टडी के लिए आया। इनफैक्ट ये जो आपका एक्सपीरियंस है ये आपके आगे प्रोफेशनल जॉब ढूंढने में हेल्पफुल होगा, तो ये ज़्यादा पॉजिटिव फैक्टर है। तो आपको मैं इनकरेज करता हूँ कि आपको जॉब के बाद भी यहाँ पे स्टडी के लिए आना चाहिए। बहुत सारे लोग अपना प्रोफाइल मुझे भेजकर ये सवाल पूछते हैं, व्हाट आर द चांसेस ऑफ गेटिंग एडमिशन इन नॉर्वे? तो मैं इसका जवाब ये देना चाहूँगा कि यहाँ फ्री एजुकेशन है, बिल्कुल आपको थोड़ी सी एक नॉमिनल सेमेस्टर फ़ी पे करनी पड़ती है, तो जिसकी वजह से कंपटीशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। आपको अप्लाई करना चाहिए, मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना चाहिए ताकि आपके चांसेस इंक्रीज़ हो सकें। फिर बिग सिटीज़ में कंपटीशन ज़्यादा हो सकता है, तो आप नॉर्थ साइड पे जैसे कि बूदा में नू यूनिवर्सिटी और ट्रोंसो में भी अप्लाई कर सकते हैं, तो चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। कोई भी आपको गारंटी नहीं दे सकता एडमिशन की, आपको बस बेस्ट एफर्ट्स करनी है, अपना आइल्स का स्कोर इम्प्रूव करना है और मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ में और मैक्सिमम प्रोग्राम में अप्लाई करना है, जिसके थ्रू आपके चांसेस बढ़ सकते हैं। एडमिशन अप्लाई करने के बाद तकरीबन आपको 4 माह बिल्कुल सुकून से सब्र करना है और फिर तकरीबन अप्रैल या मई में एडमिशन्स अनाउंस हो जाते हैं। तो जिन जिन यूनिवर्सिटी से आपको एडमिशन लेटर आ गए हैं, आप उनमें से आप बेस्ट को सिलेक्ट कर लें, सिटी वाइज, प्रोग्राम वाइज, जो भी आपको अच्छा लगता है, और बाकियों को एक्सेप्ट ना करें ताकि बाकी स्टूडेंट्स को भी मौका मिल सके। फिर आपने फ़ंड ट्रांसफ़र करना है यूनिवर्सिटी के अकाउंट में और फिर आपने वीज़ा अप्लाई करना है, वीज़ा फ़ीस भी होती है, वो भी सारी एप्लीकेशन ऑनलाइन होती है, कोई फ़िज़िकल डॉक्यूमेंट्स नहीं होते। फिर आपने VFS के ऑफिस जाके अपने डॉक्यूमेंट जमा कराने हैं और फिर आपके सब कुछ पासपोर्ट के साथ चीज़ें अबू धाबी एम्बेसी या इस्लामाबाद ऑफिस चली जाती हैं और फिर वहाँ से वीज़ा लग के आता है। बहुत सिंपल प्रोसेस है, आपको किसी कंसल्टेंट की ज़रूरत नहीं है। दुनिया में आपसे बेहतर अपने लिए कोई कंसल्टेंट नहीं हो सकता, क्योंकि आपको अपनी एजुकेशन का पता है, आपको अपने फ्यूचर स्किल्स का पता है। तो बेहतर है कि अपने जो एडमिशन प्रोसेस को आप खुद हैंडल करें और वो सबसे सिक्योर होगा। इवन आप मेरे से भी टिप्स ले सकते हैं, लेकिन मैं भी आपके लिए इतना बेस्ट कंसल्टेंट नहीं हो सकता जितना आप अपने लिए हो सकते हैं। अगर आप फ्री एजुकेशन में ही सिर्फ और सिर्फ अपने होम कंट्री से बाहर आना चाहते हैं तो फिर आपको नॉर्वे और जर्मनी में अप्लाई करना पड़ेगा। और अगर आप फ़ी अफोर्ड कर सकते हैं और आप नॉर्डिक कंट्रीज़ में आना चाहते हैं क्योंकि यहाँ पे सोशल सिस्टम बहुत अच्छे हैं, तो फिर स्वीडन, फिनलैंड और नॉर्वे तीनों में
आपको अक्टूबर से जनवरी के दौरान इनके एडमिशन खुलते हैं तीनों कंट्रीज़ में। आपको तीनों में साइमल्टेनियसली अप्लाई कर देना चाहिए, क्योंकि रिस्क अवॉइड हो सकता है। आपको किसी में भी एडमिशन मिल सकता है और किसी में भी आपको स्कॉलरशिप मिल सकता है, और आपको पाकिस्तान या अपने एशियन कंट्री से निकलने के चांसेस जल्दी मिल सकते हैं। अगर आप बैचलर के लिए जाना चाहते हैं तो आपको स्वीडन या फिनलैंड अप्लाई करना चाहिए, लेकिन अगर आपके 16 ईयर्स एजुकेशन है और आपके अच्छे ग्रेड हैं तो आपको नॉर्वे अप्लाई करना चाहिए। स्वीडन में अप्लाई करने की फ़ीस है, लेकिन फिनलैंड और नॉर्वे में कोई फ़ीस नहीं है, इसलिए आपको दोनों कंट्रीज़ में अप्लाई करना चाहिए। अगर आपका नॉर्डिक कंट्रीज़ में एडमिशन नहीं हो पाया तो उम्मीद मत छोड़ें, नेक्स्ट टाइम अपना आइल्स इंप्रूव करके दोबारा अप्लाई करें और बहुत ज़्यादा चांसेस है आपको एडमिशन मिल जाए। मैंने केसेस देखे हैं यहाँ पर जिनको सेकंड या थर्ड ईयर में एडमिशन मिला और वो काफ़ी कामयाब हुए बाद में जाकर। इसलिए आपको हमेशा उम्मीद रखनी चाहिए, और मैं कहता हूँ यू आर नेवर लेट। अगर मैं 40 साल की उम्र में आकर यहाँ पर लैंग्वेज सीख सकता हूँ और मेहनत कर सकता हूँ, तो आप क्यों नहीं, आप भी कर सकते हैं। बहुत सारे लोग आइल्स को अवॉइड करना चाहते हैं, जबकि आइल्स के बहुत फ़ायदे हैं, आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती हैं। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आपको आइल्स करना चाहिए, 1 या 2 मंथ किसी भी इंस्टीट्यूट के साथ लगाने चाहिए। इवन यूट्यूब पे काफ़ी मटेरियल अवेलेबल है, तो आपको आइल्स में अच्छा बैंड लेना चाहिए, उससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। आखिर में मैं अपने फेस ग्रुप के दोस्तों को, स्पेशली अदनान, हाशिम और तैमूर को शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों की दुआएं उनके साथ है, अल्लाह उनको कामयाब करे। और मैं ये वीडियो भी जस्ट फॉर द रिटर्न टू हेल्प द अदर पीपल्स ये बना रहा हूँ। तो बहुत शुक्रिया सबका। अल्लाह हाफिज़।